हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं गाइज। मैं आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार आप लोगों को वीडियोज गाइज प्रोवाइड कर रहा हूं गाइज। इस पे मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियोज गाइज प्रोवाइड किए, जिसपे गाइज मैंने वेक्टर के आप लोगों को 3 वीडियोज प्रोवाइड की, यूनिट एंड डायमेंशन के 3, थर्मोडायनेमिक्स के 4-5 वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं। और इसके बाद भी मैं आपके लिए पूरा फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसका ठिकरा मैंने ले रखा है। और सारे कंटेंट गाइज मैं आप लोगों को देने की अवश्य कोशिश करूंगा गाइज। फिर भी अगर गाइज आप लोगों को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर निदान करूंगा गाइज। इसलिए गाइज मैं आप लोगों के सामने समक्ष अब वीडियोज रखने जा रहा हूँ गाइज, और जो आपको डाउट होगा आप प्लीज मुझे अवश्य कहिएगा। ओके गाइज, अब गाइज मैं शुरू करने जा रहा हूँ गाइज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं इंट्रोपी में डेल्टा एस के पास तक आपको छोड़ा। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता हूँ गाइस। क्या होता है गाइस, देखिए अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर स्टेटमेंट बताना होगा गाइस तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता भी होगा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics it states that the entropy of a isolated system can't be zero। मैंने गाइज क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले मैंने आपको सारा टॉपिक एंट्रोपी पे एक्सप्लेन किया है गाइज। अब मैं दोबारा नहीं करूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि वीडियो गाइज बहुत लंबा हो जाएगा। अब गाइज मैं ये डील करूं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है गाइज, ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी गाइज जीरो नहीं हो सकता गाइज। ये इसका ये कहता है आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग कैसा सिस्टम कहते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का क्या कहते हैं गाइज, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो सिस्टम का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसको अपन लोग क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने गाइज आपको पुराने वीडियोज में गाइज आप लोग बताया है, मैं लिंक दे दूंगा पुराने वीडियोज का, आप उसे जरूर देखिए, वो मैंने आपको बताया गाइज। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया गाइज, तो मैं आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज लेने जा रहा हूं। कौन सा टॉपिक गाइज लेने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गाइज कार्नोट इंजन। अब कार्नोट इंजन गाइस क्या होता है, देखिए कार्नोट इंजन ये होता है गाइस कि देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में को एक्सप्लेन करने के लिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये कार्नोट इंजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हीट इंजन ही की तरह है कि अगर देखिए गाइज जो हीट इंजन में अपन लोग पढ़े थे, हीट इंजन में गाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हीट इंजन में गाइज हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर अपन लोग सोर्स मान ले, इसको मान ले सोर्स मान ले, इसको हम लोग सोर्स मान ले, इसको गाइज अपन लोग सिंक मान ले, सोर्स मान ले, इसको सिंक मान ले, और इसको अपन लोग क्या मान ले, बॉडी मान ले, सोर्स सिंक और बॉडी मान ले। अगर इसका टेम्परेचर अगर गाइज अपन लोग T1 रखे, इसका टेम्परेचर गाइज अपन लोग T2 रखे, और इसके बीच में अगर गाइज अपन लोग टेम्परेचर T1 माइनस T2 रखें, टेम्परेचर T1 माइनस T2 रखें, तो ध्यान से सुनिए गाइज, मैं सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका टेम्परेचर गाइज अपन लोग T1 रखें, इसका टेम्परेचर अपन लोग T2 रखें, इसके बीच में अगर टेम्परेचर अगर आप लोग से पूछेगा तो गाइज क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो टेम्परेचर जो हो जाएगा, इसका T1 हो जाएगा, इसका T2 हो जाएगा, और इसका गाइज क्या हुआ, T1 माइनस T2 हो जाएगा गाइज। और अगर मान लीजिए गाइज इसको मैंने अपन लोगों ने Q1 हीट सप्लाई किया और Q2 हीट इसने रिजेक्ट किया, और ये जो आउट इससे निकला, जो जिसका इसने मैकेनिकल वर्क किया, जिसको अपन लोग मान लेते हैं Q1 माइनस Q2 मान ले, तो इसका इफिशियंसी जब अपन लोगों ने निकाला तो इफिशियंसी अपन लोगों ने बताया था कि 1 माइनस Q2 बाई Q1, या फिर अगर टेम्परेचर के फॉर्म में 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये हीट इंजन के कॉन्सेप्ट में गाइज मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए गाइज अगर मैं आऊं कार्नोट इंजन के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो गाइज क्या होता है कार्नोट इंजन, सुनिए।
कार्नोट इंजन में गाइस, कार्नोट इंजन एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं गाइस। किस लिए कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर गाइस मुझे लिखना होगा तो कार्नोट इंजन इज used for Carnot engine is used for understanding Carnot engine is used for understanding second law of thermodynamics। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए गाइस हम लोग कार्नोट इंजन का यूज करते हैं गाइस। अब इसको गाइस अगर आपको कार्नोट इंजन को संभालना हो, तो कार्नोट इंजन को आपको समझाना हो, तो उसके लिए गाइस आपको क्या होगा, इसके लिए मैं अगर गाइस इसका पीवी डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं गाइस, पीवी डायग्राम बनाऊं। पीवी डायग्राम किसका बनाऊं? पीवी डायग्राम बनाऊं अगर मैं कार्नोट इंजन का पीवी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, किसका बनाऊं, पीवी डायग्राम अगर मैं बनाऊं कार्नोट इंजन का, तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं सुनिएगा जरा ध्यान से गाइस, कि अगर मान ले इस साइड गाइस अगर अपन लोगों ने प्लेस कर दिया P, रख दिया गाइस, इसको अगर अपन लोगों ने मान लिया वॉल्यूम V, और जो कार्नोट इंजन का पीवी डायग्राम जो बनता है वो गाइस कैसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है कार्नोट इंजन का पीवी डायग्राम। इसका सर्कल कैसे बनता है गाइस, ऐसे 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 ऐसे। इसको रिप्ले पॉइंट से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। तो पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन में क्या हुआ गाइस, इसको अगर मैं y एक्सिस पे प्रेशर रखूं और x एक्सिस पे वॉल्यूम रखूं, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ठीक है। अब मान लीजिए गाइस, मान लीजिए यहाँ पे गाइस अपन लोग प्रेशर पीवी डायग्राम, प्रेशर यहाँ पे पीवी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इस पॉइंट पे गाइस प्रेशर मैं मान लेता हूँ V1, इस पॉइंट पे गाइस मान लेता हूँ V2। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है कार्नोट इंजन, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लेता हूँ प्रेशर V1, इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ प्रेशर P2, इस पॉइंट पे टेम्परेचर अपन लोग मान लेते हैं T2, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T1। अब अगर पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट के बारे में अगर बात करना हो, तो अगर वॉल्यूम को अगर अपन लोग x एक्सिस पे रखते हैं, प्रेशर को अपन लोग y एक्सिस पे रखते हैं, तो जब अगर इनिशियली इसमें गाइस, इनिशियली देखिए गाइस इसमें क्या होगा, इसमें कार्नोट इंजन को गाइस समझना होगा गाइस कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक अ कंटेनर, वी विल टेक अ कंटेनर विथ डायथर्मिक वॉल, या इसी को अपन लोग कह सकते हैं डायथर्मिक वॉल्स, या इसी को अपन क्या कर सकते हैं, इसी को मैं कह सकता हूं एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, जिसमें एक बॉडी रखते हैं जिसका टेम्परेचर अपन लोग मानते हैं, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर अपन लोग मानते हैं T1, और एक बॉडी जिसका टेम्परेचर अपन लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, T2। एक बॉडी जिसका टेम्परेचर T1, एक बॉडी T2। T2 ग्रेटर है T1 से, वॉल्यूम V2 ग्रेटर है V1 से, और प्रेशर ग्रेटर है P2 P1 से। अब देखिए गाइस, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन, अगर शुरू में इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T2 के साथ, T2 क्या है, टेम्परेचर हाई है, T1 क्या है, जिसका टेम्परेचर लो है, तो जैसे ही अगर जो बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है उसको अगर मैं कांटेक्ट में लाऊं टेम्परेचर T1 के, तो ये क्या होगा गाइस, ये अगर मैं पाथ फिर से मैं बोल देता हूँ गाइस, अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं कार्नोट इंजन का, यहाँ पे टेम्परेचर मैं T1 मान लूँ, यहाँ टेम्परेचर T2 मान लूँ, यहाँ पे वॉल्यूम V1 मान लूँ, यहाँ पे वॉल्यूम क्या मान लूँ, V2 मान लूँ, और यहाँ पे मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि V2 V1 से ग्रेटर है, P2 P1 से ग्रेटर है, T1 T2 से ग्रेटर है। तो जब ऐसा अगर एक साइक्लिक डायग्राम जब अपन लोग बनाएंगे, तो इससे गाइस जो हम लोगों को सीखने को मिलेगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जिसका टेम्परेचर, यहाँ पे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे जिसका टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं कम मानूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे अगर टेम्परेचर T2 का टेम्परेचर कम मानूँ, ज़्यादा मानूँ, इसका कम मानूँ, या फिर इसका कम मानूँ, इसका ज़्यादा मानूँ, अगर शुरू में बॉडी का टेम्परेचर अगर हम लोग मान ले कि इनिशियली when a body is kept in, when a body having temperature T2, having
temperature T2 is kept in contact with the body having temperature T1। अगर एक इनिशियली जब बॉडी को केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी हैविंग टेम्परेचर T1 हैविंग टेम्परेचर T2 जिसका बॉडी है उसको टेम्परेचर T1 को लाए तो ये आइसोबारिकली एट पाथ, सॉरी यहां लिख देता हूं, थोड़ा मैंने आपको गलत बोल दिया, एट पाथ ए बी ये आइसोबारिकली क्या होना शुरू होगा गाइस, आइसोबारिकली एक्सपैंड होना शुरू करेगा। आइसोबारिकली क्या होगा, एक्सपैंड। आइसोबारिकली क्यों कह रहा हूं गाइस, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए गाइस, जब यहां पे आपने टेम्परेचर T2 माना, यहां टेम्परेचर आपने T1 माना, यहां वॉल्यूम अगर अपन लोग V1 मानते हैं, इसको V2 मानते हैं, और अगर एक साइक्लिक आप बनाते हैं जिसमें अपन लोग इसको A मानते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं, D बनाते हैं, और एक साइक्लिक डायग्राम बनाते हैं जिसमें इसको प्रेशर को अपन लोग Y एक्सिस पर रखे, वॉल्यूम को X एक्सिस पर रखे, तो जैसे जो बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 था उसका बॉडी टेम्परेचर T1 था, उसके कांटेक्ट में लाए तो प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, मतलब गैस क्या हुआ, एक्सपैंड करना शुरू किया आइसोबारिकली, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए इसका गैस का एक्सपेंशन शुरू हो गया। अब जब इस बॉडी को डायथर्मिक वाल में जो ये बॉडी है उसको डायथर्मिक वाल के अगर कांटेक्ट में जब लाए, उसको डायथर्मिक वाल के कांटेक्ट में, डायथर्मिक वाल्स के कांटेक्ट में लाया गया, वाल्स के कांटेक्ट में लाया गया, तो देखिए गाइस, यहां पे जब शुरू में अपन लोगों ने टेम्परेचर T2 माना, यहां पे गाइस मैंने टेम्परेचर T1 माना, प्रेशर को अपन लोगों ने रखा Y एक्सिस पे, वॉल्यूम को हमने रखा X एक्सिस पे। जब अब इसका बॉडी, जब ऐसा बॉडी जिसके पास टेम्परेचर T2 है और टेम्परेचर T1 है, इसको जब मैंने कांटेक्ट में लाया तब इसका क्या होना शुरू हुआ, आइसोबारिकली इसका वॉल्यूम का एक्सपेंशन शुरू हुआ, क्योंकि आइसोबारिकली गैस एक्सपैंड करना शुरू किया, क्योंकि इसका वॉल्यूम गाइस इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब देखिए, जब यहां पॉइंट बी पे जब जो गैस था उस टाइम पे गैस को वॉल्यूम को गाइस कांस्टेंट रखा गया, और जो कंटेनर में जो अपन लोगों ने जो एक बीकर माना है, क्या माना है गाइस, अपन लोगों ने जो बीकर माना है, कैसा बीकर गाइस होगा, ऐसा बीकर होगा, और इसमें क्या होंगे गाइस, गैसेस पार्टिकल रहेंगे, जिसमें ऊपर हम लोग ऊपर वाल्व लगा के इसका पिस्टन लगा देंगे, बीकर में अपन लोग को गैस रखेंगे। अब देखिए, जब यहां प्रेशर Y एक्सिस पे रखे और वॉल्यूम X एक्सिस पे रखे, तो जब यहां पे हम लोगों ने टेम्परेचर T2 था और इसका टेम्परेचर गाइस T1 था, वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V2 था, तो ये आइसोबारिकली गैस एक्सपैंड करना शुरू किया। अब जब पॉइंट B से लेकर जब पॉइंट B के पास जब पहुंच गया, तब वो जो गैस जो बॉडी में रखे हुए हैं, जो गैस बॉडी में रखे, उसका गाइस क्या करना हो, उसका अब क्या शुरू होगा, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हुए, ठीक है, वॉल्यूम का गाइस कांस्टेंट रखते हुए इसका गाइस क्या होगा, वॉल्यूम का कांस्टेंट रखते हुए इसका क्या होगा गाइस, एक्सपेंशन और शुरू होगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन गाइस शुरू होगा, मतलब आइसोकोरिकली इसका वॉल्यूम आइसोकोरिकली इसका क्या होगा, और इसका एक्सपेंशन शुरू होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसका एक्सपेंशन और ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि अब जो इसके बाद जो होगा, अब क्या होगा, इसका एक्सपेंशन और शुरू होगा, कब, आइसोकोरिकली, मतलब पाथ BC में गाइस, पाथ BC में आइसोकोरिकली पाथ BC में आइसोकोरिकली वॉल्यूम का एक्सपेंशन शुरू होगा, अब देखिए गाइस, जब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अब देखिए पीवी डायग्राम को मैं फिर आता कार्नोट इंजन में, यहां वॉल्यूम इनिशियली V1 है, V2 टेम्परेचर T1 T2 प्रेशर P1 P2 है, और इसी में अब देखिए, जब यहां पे बॉडी जब पॉइंट C पे था, जो गैसियस पार्टिकल पॉइंट C पे थे, अब क्या हुआ, अब जब इसका टेम्परेचर अब क्या हुआ गाइस, T1 पहुंच गया। अब इसी बॉडी को जब टेम्परेचर अपन लोगों ने T2 इसी बॉडी को जब अपन लोगों ने बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है
अब उसके कांटेक्ट में लाए तो अब क्या हुआ गाइस, इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हुआ। ये प्रोसेस फिर भी आइसोबारिकली ही होगा। अब देखिए जब पाथ डी से ए, जब ये बॉडी जब पॉइंट डी पे पहुंच गया तब, ध्यान से सुनिएगा, जब बॉडी डी पे पहुंच गया तब इसको फिर एडियाबैटिकली एक डायथर्मिक वॉल के कांटेक्ट में रखा गया और इसका और क्या हुआ, और इसका वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हुआ और ये फिर ए को पहुंच गया। और इस तरीके से यह क्या हुआ गाइस, एक साइक्लिक प्रोसेस को शुरू किया। इस तरीके से गाइस क्या हुआ, इस तरह से इसका एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से कि क्या होता है। शुरू में जब यहां पे आपने वॉल्यूम V1 रखा, इसका वॉल्यूम V2 रखा, T1 रखा, T2 रखा, इसको प्रेशर अपन लोगों ने मान लिया y एक्सिस पे, वॉल्यूम मान लिया x एक्सिस पे, और उस बॉडी जिसमें गैसेस पार्टिकल है उसको किसके कांटेक्ट में लाए, उसको किसके कांटेक्ट में लाए, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है उसको कांटेक्ट में लाया। जब हमने टेम्परेचर T1 कांटेक्ट में लाया तो क्योंकि टेम्परेचर T2 का, बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है उसका टेम्परेचर T1 है, उसका कम है, तो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर गाइज होगा और इसकी वजह से गैसेस का गाइज क्या हो गया, वर्क डन होगा। क्योंकि हम लोग अपन लोग जानते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो जैसे ही डेल्टा U इंक्रीज होना शुरू होगा डेल्टा W वर्क डन भी इंक्रीज होना शुरू होगा, तो गैस का एक्सपेंशन शुरू होगा। गैस का एक्सपेंशन कब होता है, मतलब वर्क डन कब होता है, जब उसमें वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आता है। और अगर वॉल्यूम में गाइस कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो क्या मैं कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि गैस में कुछ एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा है गाइस। ये गाइस अपन लोग कहेंगे, अपन लोग क्या कहेंगे, जब अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रहा है तो गैस में एक्सपेंशन नहीं हो सकता गाइस। अब देखिए जब पॉइंट बी पे गैसेस पार्टिकल थे, सुनिएगा, जब पॉइंट बी पे गैसेस पार्टिकल थे उसको फिर से एडियाबैटिक डायथर्मिक वाल में रखा गया। तो हम लोग जानते हैं गाइस, एडियाबैटिक डायथर्मिक वाल में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है क्योंकि उसका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, मतलब उसका गाइस क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है। ये बात अपन लोग जानते हैं। अब देखिए जब मैं ये कर रहा हूं कि इसका जब उसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होगा, जब ये गैसियस पार्टिकल जब बी पे थे, जब वो एडियाबैटिक डायथर्मिक वाल में रखे गए तो उसमें और थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, थोड़ा ही सा होगा गाइस, बहुत ज्यादा नहीं, जितना यहां पे हुआ था उतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो गाइस होगा। अब देखिए जैसे ही वो थोड़ा सा भी गाइस होगा उसके वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। और टेम्परेचर का गाइस यहां पे डिक्रीमेंट नहीं हो रहा था, यहां पे गाइस क्या होगा, टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए T2 से T1 हुआ, यहां पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ और फिर उसके बाद टेम्परेचर का गाइस डिक्रीमेंट हुआ, सही है। अब देखिए जैसे ही जो गैसियस पार्टिकल है वो पॉइंट सी को पहुंचे, सुनिए गाइस, जैसे ही गैसियस पार्टिकल सी के पास पहुंचे, वो क्या हुआ गाइस, वो गाइस जब मैं उसे कांटेक्ट में लाया उसका टेम्परेचर गाइस क्या हुआ, T1 हो गया। देखिए गाइस यहां पे उस एक्सिस के साथ ये क्या हो रहा है गाइस, लेवल अप कर रहा है या उसके साथ क्या कर रहा है, टाई अप कर रहा है। अब देखिए जैसे ही जब वो पॉइंट सी को पहुंचे, वो टेम्परेचर T2 के साथ अगर मैंने उसे कांटेक्ट में लाया तो उसका वॉल्यूम का फिर डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ और टेम्परेचर गाइस वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ और टेम्परेचर का गाइस क्या हुआ, एक बात बताइए, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस भी है और साथ साथ क्या है गाइस, आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। और जैसे ही जब वो पॉइंट उसका वॉल्यूम V1 हो गया, इस पॉइंट को गाइस देखिए, वॉल्यूम V1 हो गया, उसका टेम्परेचर और कम करने के लिए उसको एक डायथर्मिक वाल में रखे और फिर वापस वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे गाइस रिपीट होते रहा। तो इस तरीके से अपन लोग पढ़ सकते हैं पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन को। तो गाइस मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाथ बीसी हुआ,
तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन, सारा मैंने एक्सप्लेन किया और कैसे होता है गाइज ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब देखिए गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए गाइज अगर मैं पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन गाइज ये आपको अगर समझ में आया है तो अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा कि देखिए वहां पे जब इफिशियंसी गाइज मैं निकालना शुरू किया तो इफिशियंसी गाइज क्या है 1 माइनस एक सेकेंड क्यू, हाँ इफिशियंसी गाइज क्या था, हाँ इफिशियंसी गाइज क्या था, इफिशियंसी था एक सेकेंड, हाँ इफिशियंसी गाइज क्या था Q2 हाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इफिशियंसी का क्या था, इफिशियंसी था 1 माइनस Q2 बाई Q1 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1 था। अब एक तरह से गाइज आप देखिए तो अगर इस फॉर्मूला को आप देखिए जो इफिशियंसी का फॉर्मूला अपन लोग डिराइव किए थे, क्या फॉर्मूला अपन लोग डिराइव किए थे कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन अगर जब मैं डिराइव किया था तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1 ये फॉर्मूला था गाइज। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, अब Q1 क्या था गाइज, Q1 हीट सप्लाइड टू द सिस्टम था, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम था Q1 हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और ये गाइज क्या था Q1 माइनस Q2 हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम था। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें जरा ध्यान से देखिए, या फिर टेम्परेचर T1 क्या था, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर जो ये था वो था किसका, बॉडी नहीं सोर्स का, ये था सिंक का। तो अगर इस दोनों फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कीजिए तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है गाइस, इससे 1 माइनस T2 अपॉन T1, इससे गाइस हमें रिजल्ट यह मिलता है कि जो इससे जो आउटपुट आएगा या फिर जो इसका इफिशियंसी है वह सिर्फ सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, या फिर सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, बॉडी के टेम्परेचर का फंक्शन है ही नहीं, बॉडी का टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इस पे कर ही नहीं रहा है। अब देखिए बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस, ये होगा तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस। तो आप एक तरह से अगर आपसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा तो एक बात बताइए, जब अगर हमें इफिशियंसी 1 कम मिल सकता है गाइस, या फिर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो या फिर गाइज एक और चीज ये हो सकता है कि यहाँ इफिशियंसी Q1 क्या है गाइज, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट सप्लाइड टू द बॉडी, या फिर Q1 क्या है गाइज, Q1 है हीट सप्लाइड टू द बॉडी है। Q1 क्या, हीट सप्लाई टू द बॉडी, और Q2 क्या है, जो कि वर्क मैकेनिकल वर्क यूज करने में जो हीट का खर्च हुआ था, या फिर जो हीट को रिलीज किया था, या फिर जो हीट को रिजेक्ट किया था, वो है Q2। और ये क्या है Q1 क्या, हीट सप्लाई टू द सिस्टम या हीट सप्लाई टू द सिस्टम या हीट सप्लाई टू द बॉडी है। अब देखिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कार्नोट इंजन। अब देखिए, अब अगर मैं चाहता हूं इफिशियंसी 1 हो तो इफिशियंसी 1 होने का मतलब क्या होगा गाइस, 100% इफिशियंट इंजन हो गया, 100% इफिशियंट इंजन होगा, 100% गाइस क्या होगा, इफिशियंट इंजन होगा। अब 1 माइनस Q2 बाई Q1 है, ध्यान से देखिए गाइस 1 माइनस Q2 बाई Q1 है। अब ये 100% इफिशियंट तब हो सकता है जब Q2 का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर Q2 का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर Q2 का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर T2 का वैल्यू 0 हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ Q2 का वैल्यू 0 हो जाए या फिर T2 का वैल्यू 0 हो जाए। मतलब जो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कि जो भी हीट मैं सप्लाई करूं बॉडी को, ये कुछ भी हीट इसके लिए छोड़े ही नहीं, सोर्स सिंक के लिए छोड़े ही नहीं, और जितना मैं हीट इसे दिया हूं, टोटल ये उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, तभी ये इंजन 100% कहलाएगा गाइस। सही है,
मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इफिशियंसी 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन या फिर 1 माइनस टी टू बाई टी वन होगा। T1 होगा सोर्स, T2 होगा सिंक, डिफरेंस जो आएगा T1 माइनस T2 आएगा। या फिर इफिशियंसी अपन लोग कर सकते हैं 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अगर मैं बॉडी मान लू, यहां पे मैंने सिंक मान लू, यहां सोर्स मान लू, इसका मतलब 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन है तो Q2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी तो यहाँ 0 अपॉन Q1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तभी 100% इफिशियंट इंजन कराएगा। और Q2 वास्तव में क्या था, Q2 वास्तव में हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम था। हाँ, Q2 हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम था, या फिर हीट बॉडी जो सिंक को ट्रांसफर किया वो Q2 था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंजन 100% इफिशियंट तब कहलाएगा जब उसे जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है उसको वो टोटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ऐसा का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आइडियली ऐसा इंजन अगर बन सके, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कोई इंजन बनाया ही नहीं जा सकता है कि जो भी मैं उसे हीट सप्लाई दूं वो टोटल उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। अब कोई कहेगा कि मैं सिंक रखूंगा ही नहीं, मतलब सिंक नहीं रखोगे तो अगर एक आप देखिए एक होगा सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, यूनिवर्स होता है। तो अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो वो किसी ना किसी सराउंडिंग के कांटेक्ट में तो गाइस होगा, और जैसे ही अगर वो किसी सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा तो कुछ नहीं हीट एटमॉस्फेयर ही को रिलीज तो करेगा गाइस। तो यही हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहता है कि एक इम्पॉसिबल है, क्या है गाइस, ये एक इम्पॉसिबल है कि एक ऐसा इंजन डिजाइन करना जो कि 100% जो उसे हीट सप्लाई किया जा रहा है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सिंक ना हो, और सिंक अगर ना भी हो, सिंक अगर ना भी हो तो उसका कुछ ना कुछ वो अपना जो हीट जो रिजेक्ट करेगा वो एटमॉस्फेयर ही को रिजेक्ट करेगा, लेकिन 100% वो इफिशियंट गाइस नहीं हो सकता है। तो यही हम लोग को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ इंजन विच इज 100% efficient, that is it converts a 100% heat energy supplied to it into its mechanical work। ऐसा इंजन डिफाइन नहीं किया जा सकता, ऐसा इंजन नहीं बना सकता। अगर सिंक ना भी हो, अगर ऐसा सिंक ना भी हो तब भी, सिंक अगर ना भी हो तब भी हमें वो अपना जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग को जरूर वो ट्रांसफर करेगा गाइस। तो यही गाइस कहता है अकॉर्डिंग, यही गाइस कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कहता है। देखिए गाइस, तो गाइस मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics, it states that it is impossible, it states that it is impossible to design an engine, it is impossible to design an engine which is 100% efficient, which is 100% efficient, that is which is 100% efficient, that is it converts the heat supplied to it into 100%, it converts the heat supplied to it into 100% supplied to the into 100% mechanical, into 100% mechanical work, into 100% mechanical work. Theoretically, if we want to design that engine, design that an engine which is 100% efficient, which is 100% efficient, it should be absent of, it should be have an absence of, it should have an
it should have an it should have an absence of sink, but in that condition also the body transfer heat to its atmosphere. तो यही गाइस कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, गाइस यही कहता है। और अगला लाइन, अगला कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह का अभाव है मेरे पास, कि द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम बट नॉट 100%। अब गाइस एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। गाइस क्या होता है गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है गाइस, ये या फिर गाइस यहाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग के लिए नीट एंड क्लीन मैं बनाता हूँ। देखिए, अगर मैं आप लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस और या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ अगर गाइस मैं ले चलूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ गाइस अगर मैं ले चलूँ, देखिए गाइस हम लोग ये जानते हैं रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम लोग ये जानते हैं गाइस कि अगर हमने इफ वी टेक कंटेनर with full of gases, मैंने आपको केटीजी में गाइस बताया था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रेशर या वॉल्यूम जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स गाइस मैंने क्यों कहा था, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मैंने इसलिए कहा था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपने प्रेशर या वॉल्यूम पता कर लिया तो इसको छोड़ के टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये सारा चीज अपने आप पता कर सकते हैं गाइस। अब देखिए गाइस, अगर मैं कंटेनर लूं जिसमें मैं अगर गैस रख दूं और उसको मैं ऊपर वॉल्व लगा के अगर पिस्टन लगा दूं, तो जब अगर मैं कंप्रेस करूं या फिर इलोंगेट करूं, कंप्रेस या फिर गाइज इलोंगेट करना शुरू करूं, कंप्रेस या फिर इलोंगेट करना शुरू करूं, वॉल्व लगा के पिस्टन लगा के अगर इसमें गैसेस पार्टिकल रखें, अगर मैं कंप्रेस करना शुरू करूं या फिर इलोंगेट करना गाइज शुरू करूं, तब उस कंडीशन पे इफ वी टेक कंटेनर विथ फुल ऑफ गैसेज, अगर उसको मैं कंप्रेस करना शुरू करूं या फिर इलोंगेट करना शुरू करूं, तो उस कंडीशन पे गाइज क्या होगा, ध्यान से सुनिए गाइज, तब उस कंडीशन पे इसका जो टेम्परेचर पूरे गैसेस का टेम्परेचर, जो ऑल द गैसियस पार्टिकल्स का हो सकता है सिमिलर हो और न भी हो। टेम्परेचर ऑल द गैसियस पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट है कंटेनर में, वो हो सकता है सिमिलर हो या फिर सिमिलर न भी हो। अब देखिएगा, इफ वी टेक, अगर हम लोग कंटेनर लेते हैं जिससे फुल ऑफ गैसेज रखते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, अगर उसका हो सकता है प्रेशर, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कांस्टेंट अगर उसका ना भी हो, अब अगर इसको मैं वॉल्व के ऊपर जो मैं पिस्टन लगाया हूं उसको मैं कुछ इस तरीके से मूव कराऊं, अगर एक वॉल्व के ऊपर अगर मैं जो पिस्टन लगाया हूं उसको मैं कुछ इस तरीके से गाइस मूव कराऊं कि वॉल्व के ऊपर जो पिस्टन लगाया उसको मैं कुछ इस तरीके से मूव कराऊं कि इसका जो टेम्परेचर में जो चेंज आए, टेम्परेचर में गाइस जो चेंज आए वो क्या है, टेम्परेचर में गाइस जो चेंज आए वो लगभग टेम्परेचर में जो चेंज आना चाहिए गैसेस पार्टिकल्स का वो लगभग ना के बराबर आए, या फिर जो टेम्परेचर ऑल द गैसियस पार्टिकल, टेम्परेचर ऑल द गैसियस पार्टिकल्स
present in the container, temperature all the gaseous particle present in the container अगर कांस्टेंट रह जाए तो इस कंडीशन पे टेम्परेचर ऑल द गैसेस पार्टिकल का कांस्टेंट रह जाए तो उस कंडीशन पे इस प्रोसेस को गाइस अपन लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहता हूं गाइस, इसको मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहता हूं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में किसको कहता हूं गाइस, कि अगर आपने कंटेनर लिया और अगर आपने उसमें गैसियस पार्टिकल्स रखा और ऊपर से मैंने वॉल्व लगा के, ऊपर से जब मैंने पिस्टन लगाया तो उस कंडीशन पे गाइस वॉल्व लगा के ऊपर से मैं पिस्टन लगाया और इसको गाइस मैं कंप्रेस या फिर गाइस मैं इसको इलोंगेट किया, इसको जब गाइस मैंने कंप्रेस या फिर इलोंगेट करना शुरू किया तो उस कंडीशन पे गाइस हो सकता है कि टेम्परेचर सारे गैसियस पार्टिकल्स का जो प्रेजेंट हो कंटेनर में वो हो सकता है सिमिलर है, चाहे चेंज नहीं हो। तो कुछ इस तरीके से बॉडी को मूव कराना, कुछ इस तरीके से गाइस बॉडी को मूव कराना कि उसका टेम्परेचर ऑफ ऑल द गैसेस पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट है उनका सारा गैसेस पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, तो उस प्रोसेस को गाइस अपन लोग क्या करते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं। ठीक है गाइस। और अगर मैं इसे बहुत तेजी से अगर वॉल्व को ऊपर नीचे कर दिया, पिस्टन को मूव कराया कि ऑल द गैसेस पार्टिकल का टेम्परेचर ऑल द गैसियस पार्टिकल्स को सेम नहीं रहा, तो उस कंडीशन पे जो इसका जो चेंजेस आएगा सारे पार्टिकल्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस वजह से हम लोग इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गाइस हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग किसको कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ही कहते हैं कि उसको बहुत ही स्लोली मूव कराना, इस तरीके से मूव कराना कि टेम्परेचर सारे गैसेस पार्टिकल्स का सेम रह जाए और उसको सेम रह जाए, और उसी को हम लोग गाइस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या इसी को गाइस अपन लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को गाइस अपन लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को गाइस अपन लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है। तो जब तक हमें यह नहीं बोला गया हो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम लोग बाय वर्च्यू उससे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस ही मान के चलेंगे पूरे इस चैप्टर में। तो एक सेकंड, unless we have not told the process is irreversible, by virtue we assume it as reversible, reversible process, by virtue we assume it as reversible प्रोसेस। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट होता है गाइज। अब इसी को गाइज थोड़ा सा मैं और रिपीट करूं तो अगर जो ये होता है रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है गाइज, तो एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसका हर एक स्टेप जो उसमें इन्वॉल्व है वो सारा स्टेप रिवर्सिबल हो, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसके सारे स्टेप जो साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो सारे रिवर्सिबल हो जाए, तो उस प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को गाइज अपन लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं गाइज, अगर पीवी डायग्राम अपन लोग बनाए, पी अगर मैं रखूं वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को रखूं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे गाइज ऐसे करके अगर मैं डायग्राम बना दूं जिसको यहाँ पे गाइज अपन लोग वॉल्यूम मान ले V2, इसका गाइज मैं वॉल्यूम मान लूं V1, इसका मान लूं P1 और इसका गाइज मैं मान लूं P2, और आइसोथर्मली रखेंगे गैसेस पार्टिकल, और A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस गाइज इसको मैंने क्यों कहा साइक्लिक प्रोसेस, मैंने इसको क्यों कहा साइक्लिक प्रोसेस, मैंने इसे इसलिए कहा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस मैंने इसे इसलिए कहा क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इस वजह से गाइस इसे मैंने साइक्लिक प्रोसेस कहा। और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें देखिए स्टेप्स कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, जो पाथ जिसको ये फॉलो कर रहा है वो है गाइस AB BC CT DA, इसको फॉलो कर रहा है। एरो वाइट में रिप्रेजेंट करना होता है ऐसे 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 ऐसे। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस कैसा हुआ, क्या द टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इन
which the type of cyclic process in which each its steps are reversible in each its steps are reversible in nature are known as रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ये वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दिस ट्रबल। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे जरूर लाइक करें, चैनल को एक्सेस करें, पढ़ाई को कभी प्लेलिस्ट से करें, क्योंकि हर अगले वीडियोज में पुराने वीडियोज का ये क्या होता है गाइज, ये मतलब कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।